नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पुनर्युवन से रिलेटेड, पुनर्युवन और बहुचक्रीय से रिलेटेड जो स्थल का आकृति बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले 4-5 क्लासों से हमारा यही टॉपिक चल रहा है, स्थल के आकृति के बारे में, कैसे निर्मित होता है, किस चीज़ से निर्मित होता है, किसका अपर्दन और निक्षेपण के कारण होता है, जैसे नदियों के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, सागरीय वेव के द्वारा, वायु के द्वारा। ये सारे टॉपिक हमने कवर किया है, जिससे अपर्दन और निक्षेपण का क्रिया होता है और उससे स्थल का आकृति चेंज होते रहता है। तो ये पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिगर हमको देखने को मिलता है और वो कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि बालू टिब्बा हमने देखा, भी आकार का घाटी देखा, संप्राय मैदान देखा। तो ये सारा चीज़ हमने लगभग कवर कर लिया है, एक बेसिक जानकारी इसका पूरा कर लिया है। तो आज जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है पुनर्युवन तथा बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ के बारे में, यानी रिजुविनेशन और पॉलीसाइक्लिक के बारे में आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं और उसके बाद ये भू संचलन का जो टॉपिक है, अर्थ मूवमेंट का जो टॉपिक है, ये लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मैप के ऊपर आएंगे। अगला क्लास हमारा मैप का ही होने वाला है, मैप से रिलेटेड, यानी कि पूरा कम से कम एक डायग्राम के तहत, एक फिगर के तहत आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन से मतलब अक्षांश पे वो देश हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम उसका लोकेशन पता कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो अगला टॉपिक होगा उसके अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुनर्युवन। पुनर्युवन या तथा लिखते हैं, तथा बहुचक्रीय, पुनर्युवन तथा बहुचक्रीय स्थल का आकृति के बारे में बात करेंगे, स्थलाकृति। ठीक है, तो पुनर्युवन तथा बहुचक्रीय स्थलाकृति के बारे में बात करेंगे आज। इसको अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, जिसको कहते हैं रिजुविनेशन एंड पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म की बात करेंगे। तो पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जैसे होता क्या है, जो देखिए पुनर्युवन का मतलब क्या होता है, फिर से युवा हो जाना, पुनः युवा। ठीक है, उसको जब जोड़ते हैं ना, पुनः प्लस युवा, पुनर्युवन का जो है ना ये संबंध बन रहा है। जैसे देखिए फिर से जवान हो जाना, उस तरीके का बात है यहाँ पर। तो देखिए नदियों के कंसेप्ट में, मतलब नदियों के लेकर के यहाँ पर ये वर्ड आता है रिजुविनेशन का, नदियों को लेकर के, कि नदी अभी इस तरीके से चल रहा है तो नदी फिर से जो है युवा बन जाता है, एक प्रौढ़ अवस्था आता है जिसको कहते हैं प्रौढ़। ठीक है, प्रौढ़ अवस्था जब आता है ना, देखिए प्रौढ़ अवस्था का मतलब क्या होता है, प्रौढ़ का मतलब क्या होता है, प्रौढ़ का मतलब होता है अब समझदार हो गया। ठीक है, जवान नहीं, समझदार हो गया, अब हर चीज समझता है, एक जैसे बूढ़ा आदमी समझता है ना, उस तरीके से हर चीज समझ रहा है। ठीक है, तो वो प्रौढ़ होता है, समझदार आदमी के बाद। तो यही तरीका है इसका, नदियों के द्वारा ये अब हर चीज अपना सेट कर चुका है, पूरा इसका मतलब चलने का ढंग, काम करने का ढंग, अपर्दन करने का ढंग, निक्षेपण करने का ढंग, सब सेट है, हर चीज सेट है। तो ये प्रौढ़ अवस्था में आ गया। ठीक है, तो प्रौढ़ अवस्था के बाद फिर बूढ़ा होगा, तो बूढ़ा होने से पहले ही ये क्या होता है कि ये फिर से युवा हो जाता है, फिर से जवान हो जाता है। तो प्रौढ़ के बाद फिर से क्या हो जाता है, युवा अवस्था में चला जाता है। यानी इसलिए इसको जो हम कहते हैं कि फिर से युवा बन गया, तो इसका नाम पुनर्युवन होता है, यानी रिजुविनेशन का काम होता है। अब ये कैसे होता है, देखिए अगर हम नदियों को लेकर के बात करें तो ये कैसे मतलब युवा अवस्था में पहुंचता है। देखिए आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं, जैसे अब कई बार देखोगे नदी इसी तरीके से चलता है ना, जैसे नदी ऐसे जाता है और फिर यहाँ पर अपना जल गिरा देता है। यहाँ मान लेते हैं ये समुद्र है, समुद्र में जल अपना निक्षेपित कर देता है, मतलब पूरा जल अपना गिरा देता है उसके अंदर। ठीक है,
और यहाँ से ये मान लेते ये पर्वत था, तो पर्वत से निकल रहा था, पर्वत से क्या हुआ था, ये पर्वत वाले इलाके से जल इस तरीके से आया और फिर यहाँ समुद्र में आकर के मिल गया। तो जल इसी तरीके से आ रहा है, लगभग यही तरीका होता है। कोई भी ऊंचाई वाला अवस्था से गिरता है और फिर वहाँ पर जाकर के समुद्र में गिर जाता है, क्योंकि समुद्र एक बड़ा जलाशय है ना, जलाशय बड़ा है, तो उसमें अपना पूरा जल गिरा था। मान लेते गंगा नदी की बात करते हैं, हमारे यहाँ जो गंगा नदी है उससे रिलेटेड, तो ये हिमालय से इस तरीके से निकलता है, ठीक है, और ऐसे जा करके समुद्र में गिर जा रहा है, यही होता है ना। अब इस तरीके से जब हिमालय गिर रहा है, सॉरी हिमालय नहीं, हिमालय के अंदर से जो निकल रहा है गंगोत्री के पास से गंगा नदी, वो जब इस तरीके से गिर रहा है, तो अब ये देखिए इसका एक एरिया फिक्स है ना, इसका एक लूप फिक्स है, इसका एक लूप क्या है, वो फिक्स है। ये हमेशा ऐसे ही आएगा और ऐसे ही गिरेगा, हमेशा ऐसे आएगा ऐसे गिरेगा, ये अपना एक लूप बना चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रौढ़ अवस्था में जा चुका है, ये क्या है, प्रौढ़ अवस्था में। अब कोई भी नदी जब इस तरीके से हो तो ये प्रौढ़ अवस्था में है। अब होता क्या है, हमने बताया था कि पृथ्वी के अंदर भू संचलन होते रहता है, ठीक है। अब वो भू संचलन होते रहता है तो किसके कारण होता है, एक होता है एंडोजेनिक फोर्स और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स, यानी अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। ये हमने पिछले क्लासों में डिस्कस किया है, क्योंकि यही हमारा टॉपिक ही है। तो एंडोजेनिक फोर्स के कारण होता क्या है, अंदरूनी जब हलचल होता है, ये मान लेते ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, अर्थ मतलब अर्थ के अंदर का भाग है, ठीक है, पृथ्वी तो ऊपर भी है पूरा, लेकिन ये अर्थ के अंदर का भाग है, ठीक है, इंटीरियर स्ट्रक्चर है, मान लेते इंटीरियर अर्थ है ये, ठीक है, पृथ्वी के अंदर का। तो होता क्या है, इसमें प्लेटें जो होती है, प्लेट की बारे में बात तो हालांकि हल्का फुल्का किया हम, क्योंकि प्लेट का जो सिद्धांत होता है, प्लेट कैसे काम करता है, किस तरीके से चलता है, वो हमारा आगे टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अभी उसके बारे में बस बेसिक जैसी इसका प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत होता है, टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, वो हम आगे बात करेंगे। पहले आप इतना समझिए हल्का फुल्का कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती है, या आप बेसिक सा एक चीज़ मानिए ना, पृथ्वी ये जैसे एक मटका है, ठीक है, जैसे एक यहाँ पर इस तरीके से एक मटका है और इसके ऊपर एक ऐसे मतलब इसका गोल एरिया है, यहीं से इसका मुंह है मान लेते हैं, इसके अंदर हमने पानी पूरा भर दिया, ठीक है, पानी भर दिया, इसके ऊपर एक रख देते हैं, क्या उसको कहते हैं, प्लेट रख देते हैं। इसके ऊपर क्या रख दिए हैं, प्लेट, जिस पर नाश्ता वगैरह करते हैं ना, वो प्लेट इस पर रख दिए, ठीक है, ढक दिए उसको, इसमें पानी भर दिए। अब जो घड़ा है, ये जो घड़ा है या फिर जो भी ये मटका है, इसको जब हिलाइएगा अंदर से, या फिर आप नहीं भी हिलाइए, बस इसको खाली हीट कर दीजिए, हीट कर दीजिए, नीचे से आग लगा दीजिए। जैसे ही हीट होगा तो क्या होगा, ये पूरा उबलने लगेगा, पानी क्या होगा, हीट से उबलने लगेगा, उसके अंदर का गैस है ऊपर आने की कोशिश करने लगेंगे, उबलने लगेगा। आप देखिएगा कि अंदर हलचल हो रहा है, तो हलचल की वजह से क्या होता है, ये प्लेट जो है, ये प्लेट थरथराने लगेगा, हो सकता है ऊपर उठ जाए और पानी फिर नीचे आ जाए। कई बार आप देखे होंगे चावल वगैरह जब बनता है अथी के अंदर, उसको क्या कहते हैं, तसला कहते हैं हम लोग तरफ, जो भी है, तो उसके अंदर जो बर्तन होता है, उसमें जब चावल बनता है तो वो क्या होता है, भाप के कारण क्या होता है, प्लेट खसक के चावल भी गिर जाता है और कई सारा पानी भी उसके अंदर से गिरता है। तो ये क्या हो रहा है, ये जनरली अंदर के हीट से क्या हुआ है, वो हलचल होने लगा, ठीक है, वो एंडोजेनिक फोर्स काम कर रहा है। वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये हमने बताया था एंडोजेनिक फोर्स कैसे काम करता है। तो जनरली देखिए, पृथ्वी के अंदर आग है, हीट है, मैग्मा वगैरह बहुत कुछ है इसके अंदर। तो वैसे हम ज्वालामुखी की जब बात करेंगे तो मैग्मा के भी बात करेंगे, वैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी इसका बात होगा। इतना पहले आप समझ लीजिए कि अंदर जो भी हलचल होते रहते हैं उसके कारण क्या होता है, अब अंदर कुछ भी हलचल होगा तो ऊपर क्या हमको दिखाई देगा। ये हमने बताया भी था कि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई भी हलचल हो रहा है, शरीर के अंदर कोई भी डिसबैलेंस हो रहा है या फिर कुछ भी हलचल हो रहा है, तो उसका प्रभाव हमको बाहर चेहरे पर दिखाई देगा, ठीक है। पूरे शरीर के अंदर मतलब कुछ भी हलचल होगा तो शरीर के बाहर हमको कुछ ना कुछ दिखाई देगा, उसका असर नज़र आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम अंदरूनी तरीके से कितने सही है, ये होना चाहिए। अब देखिए, यदि यहाँ पर कुछ भी हलचल होता है पृथ्वी के अंदर, तो ये इसके ऊपर क्या होगा, कुछ न कुछ
चेंजिंग होता रहता है। तो हमने बताया था कि एंडोजेनिक फोर्स से क्या होता है, उत्थान का स्थिति होता है, उत्थान और अवतलन का स्थिति होता है, अवतलन, उत्थान, निर्गमन, अवतलन, निमज्जन, इतने सारे स्थिति हमने बताया था एंडोजेनिक फोर्स के अंदर। तो यहाँ पर हम दो बातें करेंगे, एक तो उत्थान, दूसरा अवतलन। उत्थान क्या होता है, जो आसपास की भूमि से ऊपर उठ जाए उसको उत्थान कहते हैं, और जो आसपास की भूमि से नीचे हो जाए उसको अवतलन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए ये दो चीजें हैं, ये हमने सारा चीज डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आप यदि नए हैं तो आप जा करके मतलब इस चैनल पर यदि आप नए हैं, आप शुरुआती क्लास कर रहे हैं, तो आप कृपया सीरीज बाय सीरीज देखें, पार्ट बाय पार्ट देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए तो जब ये हमने बता रहा है कि उत्थान और अवतलन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो नदी इस तरीके से ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब ये नदी इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से नदी जा रहा है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर अब नीचे कुछ हलचल हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ हलचल हुआ, जिसकी वजह से ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग ये पूरा खत्म हो गया और ये भाग यहाँ नीचे धंस गया। इस तरीके से इतना भाग क्या हो गया है, नीचे धंस गया है। देखिए इतना भाग क्या हुआ है, नीचे धंस गया, ठीक है। यहाँ से ये भाग नीचे धंस गया और फिर ऐसे जाके पानी फिर नीचे गिर रहा है, इस तरीके से हो गया। अब हुआ क्या है, देखिए अंदर की हलचल की वजह से ये आसपास की जो भूमि है, आसपास के भूमि जो है, ये देखिए ये पहले ऐसे था, ठीक है, तो ये आसपास का भूमि है। अब इससे क्या हुआ है, ये नीचे चला गया, या फिर इधर से आप नाप सकते हैं, तो इधर से ये क्या हो गया है, ये नीचे आ गया है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये नीचे आ गया। तो क्या हो गया, अवतलन का स्थिति हो गया। अभी हमने बताया कि आसपास की भूमि से जब नीचे कोई चला जाए तो अवतलन का स्थिति होता है, तो ये तो अवतलन हो गया। लेकिन ये प्रक्रिया हर जगह तो नहीं होता ना, ये प्रक्रिया यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ, तो ये तो ऊपर ही रह गया, ठीक है, ये तो ऊपर ही रह गया ना, ये पूरा भरा हुआ है इस तरीके से। ये पूरा क्या है, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा स्थल ही है, ठीक है, ये स्थल है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर इतना एरिया जो है, ये एरिया जो है ना, ये एरिया जो पहले था ये टूट करके नीचे गिर गया, ठीक है, ये जब टूट करके नीचे गिर गया तो इस तरीके से ऐसे बन गया। तो अब जो जल जाएगा ये डायरेक्टली ऐसे गिरेगा और फिर ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा बात। तो ये जो जल है ना इस तरीके से अब जाते रहेगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि आसपास की भूमि से ये इतना एरिया क्या हो गया है, नीचे धंस गया है। तो अब जल जितना भी आएगा ये यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है अवतलन का स्थिति, ठीक है, ये क्या हो गया, अवतलन। और इसके हिसाब से यदि देखा जाए, इसके हिसाब से यदि देखें हम, इसके हिसाब से, तो ये एरिया ऊपर उठा हुआ है आसपास की भूमि से, ये आसपास का इतना भूमि है, तो इस हिसाब से ये एरिया ऊपर उठा हुआ है, तो इसको कहेंगे उत्थान हो गया है। इसको क्या कहेंगे, ये उत्थान हो गया, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, ये एरिया जो बना इसको कहेंगे कि ये अवतलन हो गया, ठीक है, अवतलन का स्थिति हो गया। तो इस तरीके से काम हो रहा है। तो उत्थान और अवतलन शायद आपको समझ में आ गया होगा। एरिया अगर आसपास की भूमि से नीचे धंस जाए तो वो होता है अवतलन, और आसपास की भूमि से ऊपर उठ जाए तो वो होता है उत्थान। क्लियर है? तो देखिए अब जब एंडोजेनिक फोर्स की वजह से ये सारा काम हो रहा है, कभी भूकंप आ जाए, कभी क्रैकिंग आ जाए, कभी प्लेट खसक जाए, तो बहुत सारा कारण होता है। उसकी वजह से जब इस तरीके से स्थिति बन जाए उत्थान और अवतलन का, तब क्या होता है, अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस घटना में क्या होगा। अब होगा क्या, अब जो जल यहाँ से ऐसे गिर रहा था, ये जल अब ऐसे न जा करके, ये जल अब ऐसे न जा करके, देखिए ये जल जो ऐसे जा रहा था ये अब ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। अब कैसे जाएगा, ये ऐसे आएगा और फिर यहाँ पर ऐसे गिरेगा और फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ गिरेगा, फिर ऐसे जाएगा। तो जल का
जाने का तरीका अब ये हो गया। किसकी वजह से हुआ है? भू संचलन की वजह से। और ये बहुत दिनों के बाद होता है। देखिए ये सब अपर्दन का काम होता है। जिससे देखिए अब ये अपर्दन कर रहा है ना, जल कहीं भी जाएगा तो अपर्दन का काम करेगा। कोई भी सामने आया तो उसको तोड़ करके लेकर के जाएगा। अपर्दन एक छपन का काम हो रहा है। हमने कल की क्लास में भी बताया था कि अपर्दन होने में लगभग करोड़ों वर्ष लगते हैं, अपर्दन का पूरा प्रक्रिया खत्म होने में। ठीक है, अपर्दन का जो प्रक्रिया है उसको पूरा खत्म होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो हमको ये एहसास ही नहीं होता कि भू संचलन रुका भी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमको कभी भी, जैसे आज हम किसी चीज़ को यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इतना, तो हो सकता है 10 साल बाद जाएंगे तो ये स्थिति ऐसा ना होकर के ये स्थिति ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका अपर्दन हो रहा है, लगातार हो ही रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति होता है, करोड़ों साल लगता है अपर्दन होने में। हालांकि ये प्रक्रिया होने में भी कई साल लगते हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं लगता, बहुत सारे लगते हैं। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अब ये जल इस तरीके से ऐसे गिरेगा, इतना क्लियर है। अब जब जल इस तरीके से इतना गिरेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्थान का प्रक्रिया हुआ, अवतलन का प्रक्रिया हुआ। तो ये क्या हुआ है, ये एक फिगर बना ना स्थल का। देखिए फिगर पहले कितना आसान था। स्थल का फिगर पहले ऐसे था, नॉर्मल ही था। स्थल का फिगर पहले ऐसे था, नॉर्मल। अब इसके अंदर जब टूट गया तो फिगर इस तरीके से हो गया। तो एक स्थल आकृतियां बना ना, ये फिगर अब ऐसा बन गया, ये फिगर अब ऐसा बन गया। ठीक है, तो फिगर आप देख ही सकते हैं फिगर कितना मतलब चेंजिंग हुआ है फिगर में। तो ये स्थल का आकृति बना है एक। ठीक है, दूसरा जब ये इस तरीके से भी बनेगा, इस तरीके से, तो ये भी एक फिगर बना है जिसको अभी हमने बताया। तो ये पॉइंट का नाम क्या होता है, ये भी एक स्थलाकृति बना, ये कोना बन गया, इसको कहते हैं निक पॉइंट। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम निक पॉइंट होता है, निक पॉइंट। ठीक है, हिंदी में भी इसको निक पॉइंट ही कहते हैं। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें, हिंदी में भी इसको निक पॉइंट ही कहते हैं। ठीक है, ये निक पॉइंट होता है जहाँ से जैसे धंसा, जैसे मान लेते हैं ये जल था, यहाँ से जमीन ऐसे धंसा, तो यहाँ से जल डायरेक्टली जब नीचे गिरने लगता है डायरेक्टली, तो इसको कहते हैं ये निक पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, निक पॉइंट। अब जब ये निक पॉइंट आप देख ही रहे हैं तो देखिए अब और चीज समझते हैं। देखिए जब ये जल इस तरीके से जा रहा था तो ये इस तरीके से जब यहां पर ऐसे गिरा है, ठीक है, यहां पर ऐसे गिरा है तो ये निक पॉइंट बना है। ठीक है, और फिर ऐसे जल ऐसे जा रहा है। तो आप खुद यहाँ से देखिए इस तरीके से जब जल यहाँ पर ऐसे गिरेगा तो आप मान लेते हैं यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ से जल गिर रहा है, यहाँ से जल गिर रहा है, तो आपको लगेगा ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल ऐसे दिखाई देता है ना, जलप्रपात जिसको कहते हैं। हमने दिखाया भी था कि वाटरफॉल इस तरीके से दिखता है। ये जल लगता है जैसे जैसे अब यहाँ है, ये स्थल है और यहाँ से जल डायरेक्टली ऐसे ऐसे गिर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमको यही दिखेगा ना कि वाटरफॉल है, जल ऊपर से गिर रहा है तो वाटरफॉल का निर्माण कर रहे हैं। वाटरफॉल कैसे बनता है, ऐसे ही बताया ना, ऊपरी भाग से खरी ढाल पर जब वाटरफॉल गिरता है, जैसे खरी ढाल पर जल गिरता है तो उसको वाटरफॉल कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। क्लियर है। और इसी में क्षिप्रिका भी होता है जिसको रैपिड कहते हैं। क्षिप्रिका क्या होता है, इस तरीके से गिरता है, जैसे ये हो गया ना, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करते हुए अब इससे जल जो है ना ऐसे उतरते जाता है, ऐसे जल उतरते जाता है, तो इसको क्षिप्रिका का नाम देते हैं, इसको कहते हैं रैपिड। अब ये कैसे बनता है इसको भी समझते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया में ये भी बनता है। ये कैसे होता है तो देखिए अभी आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मानना क्या है, देखिए यहां से जल ऐसे गया, ठीक है, इस तरीके से इसे जल जा रहा था। ठीक है, तो हुआ क्या है, और थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। देखिए यहां से जल ऐसे गया, इस तरीके से ऐसे गिर रहा है, ठीक है, ऐसे ही जल जाता है ना। तो ये देखिए जल कभी भी ना इसी तरीके से जाता है, ढलान से उतरेगा और फिर ऐसे लूप बना करके अपना जाता है। ये इसका इक्विलिब्रियम होता है, ये फिक्स एरिया होता है, ऐसे जाएगा जल। ठीक है, हमेशा इसी तरीके से होता है। और ये प्रौढ़ अवस्था होता है, ये अपना लूप एक ऐसा तैयार कर लिया और फिर इसी रास्ते हमेशा जाते रहेगा जल।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, जैसे अभी हमने बताया कि मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये उत्थान वाला एरिया ये हटाइए। अब यहाँ पर मान लेते, देखते हैं यहाँ से क्या हो गया है, निक पॉइंट बना और ये जल ऐसे गिर गया। तो ये क्या स्थिति हुआ, ये निक पॉइंट बना है ना, ये क्या बना है, निक पॉइंट बना है ये एरिया, ठीक है। अब जल जब यहाँ से डायरेक्टली गिरेगा, ठीक है, इसको और बड़ा बनाते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाए। देखिए, और यहाँ ये छोड़ देते हैं वो एरिया। अब देखिए ये निक पॉइंट है, तो जल जब यहाँ से डायरेक्टली ऐसे गिरेगा, ठीक है, डायरेक्टली गिरेगा, जल जब डायरेक्टली ऐसे गिरते रहता है, ठीक है, गिरेगा, तो क्या होगा, इस पर बार बार चोट करेगा, बार बार चोट करेगा, और क्या करेगा, देखिए इस पर बार बार चोट करेगा, ठीक है, और चोट कर करके इसको ऐसे बढ़ाते रहेगा, इसको ऐसे क्या करेगा, बढ़ाते रहेगा, इसको इसका अपरदन करते रहेगा, ऐसे बढ़ाते रहेगा। ये क्या करेगा, ये पूरे एरिया को ऐसे बढ़ाते रहेगा, बड़ा बना देगा, गड्ढा कर देगा, और गड्ढा करते करते अंदर भी घुसते रहेगा, क्योंकि फोर्स है और जल इधर भी घुसते रहेगा। तो क्या होगा, ये पूरा अब इधर घुसेगा क्योंकि इधर चोट लगेगा, और उधर तो नहीं, उधर जैसे गिरा बह के निकल गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो हल्का 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 करते 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 और अंदर घुसेगा, और फिर क्या करेगा, अब ये जब इस तरीके से हो गया है, ये जल ऐसा बन गया, यहाँ पर ऐसे गिर रहा है अब, ठीक है, इसका फिगर अब ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे हो गया है, ठीक है, ऐसे गिर रहा है, इस तरीके से बन गया। तो ये क्या हो गया, ये अब लटका हुआ भाग लग रहा है ना, लग रहा है लटका हुआ है, तो ये क्या होता है, ये गिर जाता है नीचे, इसका बेस ही नहीं है, तो ये क्या होता है, इसका आधार ही नहीं है, तो ये अब नीचे गिर जाता है, तो फिर ये फिर से ऐसा बन जाता है, फिर से ऐसा बन जाता है, फिर से, ठीक है। अब जब ये फिर से ऐसा बन जाता है, तो फिर क्या करता है, फिर वही काम, फिर वही जल ऐसे गिर रहा है तो फिर चोट करेगा, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेगा, बढ़ाते रहेगा, बढ़ाते रहेगा, और फिर से यहाँ से फिर से गिर जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या होता है, ये धीरे 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 इस तरीके से ऐसे बनाते 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 ये इस तरीके से फिर से एक नया लूप तैयार कर लेता है, फिर से क्या करता है, एक नया लूप तैयार कर लेता है, और तोड़ते 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 इसको ऐसे तोड़ देता है, और फिर से एक नया लूप का निर्माण करता है, और फिर से ऐसा बन जाता है। पहले ऐसा था, पहले इस तरीके से था, अब ये देखिए, सॉरी यहाँ नहीं बनाते हैं, देखिए पहले जो था वो ऐसे था, इस तरीके से चल रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या बना दिया है, अब इसी को ऐसे, तो यहाँ तक तो आया, फिर ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके फिर ऐसे बना दिया है, ठीक है, ये ऐसे बना दिया। क्यों ऐसे हो गया, क्योंकि ये बार बार क्या किया है, उस निक पॉइंट को तोड़ते 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 क्या किया है, ऐसा बना दिया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये निक पॉइंट बना था, ठीक है, और ऐसे जा रहा था, तो अब क्या किया है, इसको ऐसे कंप्रेस किया, ऐसे तोड़ते 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 यहाँ पर ऐसे तोड़ते तोड़ते यहाँ पर ऐसे हो गया है, इस तरीके से। अब ये इसको बराबर कर दिया, फिर से एक नया लूप तैयार कर लिया, इक्विलिब्रियम एक नया बना लिया अपना, ठीक है। तो नदी इस तरीके से काम करता है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको रिजुवेनेशन समझाते हैं, रिजुवेनेशन में क्या हुआ, अब ध्यान से समझिए। देखिए इस वाले पार्ट में हमने बताया, हालांकि नया पार्ट ही बताते हैं। देखिए जैसे अभी हमने बताया, देखिए कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, और बीच में ये टूट जाता है तो ऐसे गिरता है। तो आप खुद समझिए ना, जल जब ऐसे जा रहा है तो धीरे धीरे, देखिए यहाँ से तो आया था तो स्पीड में था, जल का स्पीड था, और ये धीरे 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 स्लो होते 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 होते, क्योंकि अब इसका ढाल नहीं है ना, ऐसे गिरेगा तो ज़्यादा तेज होगा, ऐसे जाएगा तो ज़्यादा स्पीड नहीं रहेगा उसके अंदर, जाहिर सी बात है। तो जब ऐसे जा रहा है तो उतना स्पीड है नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब कोई चीज़ धीरे धीरे चलता है ना तो बहुत ज़्यादा अपर्दन करता है। तो ये नदी जब स्लो स्लो चलता है तो अपर्दन का क्रिया तेज होता है, ठीक है। लेकिन कैसा अपर्दन है, ये क्षैतिज अपर्दन है, हॉरिजेंटली, ये इस तरीके से है ना, तो अपर्दन इसका कैसा है, क्षैतिज है, ठीक है, हॉरिजेंटली अपर्दन कर रहा है ये,
क्षैतिज इस तरीके से होता है और वर्टिकल इस तरीके से होता है। खरा ढाल होता है ना जिसका, वो वर्टिकल होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये अपर्दन का क्रिया कर रहा है ऐसे, खरा अपर्दन कर रहा है ना, खरा गिर रहा है तो हर चीज़ को तोड़ रहा है, वर्टिकल तोड़ रहा है, इस तरीके से वर्टिकल तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये अपर्दन का क्रिया करता है, इसीलिए तो ये धीरे धीरे करके ये एक नया लूप तैयार कर लेता है, एक नया लूप यहाँ से ऐसे तैयार कर लेता है, ठीक है। इसको तोड़ते तोड़ते कई साल लगते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है इसका, बहुत समय लगता है। तो ये चीज़ें हैं। और इस तरीके से जब ये तैयार कर लेता है तो देखिए हम ये बता रहे थे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका स्पीड तो नॉर्मल था, स्लोली चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप स्पीड देखिएगा तो खरा ढाल है, एकदम डायरेक्टली ऐसा है। तो यहाँ से इसका यहाँ तक तो आया और फिर यहाँ से स्पीड इसका बढ़ गया, क्या हो गया है, इसका गति बहुत तेज हो गया और ये गिरा फिर सराख से जाएगा, फिर गिरा फिर ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ढाल खरा हो गया ना, अब ढाल खरा हुआ है तो स्पीड में जाएगा ही फिक्स। तो अब जब ये स्पीड में जा रहा है तो ये क्या हो गया है, ये पहले प्रौढ़ अवस्था में था, आराम से जा रहा है। इसको पता था कि अब हमको जाना तो यही है ना, तो जल्दीबाजी किस बात की, आराम से ही जाते हैं। तो ये प्रौढ़ हो गया, समझदार हो गया। अब जैसे इसका भाग टूट गया ना तो अब इसको लगा अरे यार अब हम कैसे पहुंचेंगे, हमको यहाँ पहुंचना है, अब हम कैसे पहुंचेंगे। ये हड़बड़ा गया और हड़बड़ के चक्कर में क्या हो गया, ये अपना पूरा एनर्जी लगाएगा। इसका मतलब ये फिर से युवा हो गया। देखते हैं आप, जवान आदमी के पास युवा मतलब जो आदमी होता है उसके पास एनर्जी बहुत होता है, और जो समझदार होता है चलो ना हो गया हो, कोई बात है, देखते हैं क्या दिक्कत है, ऐसा होता है। तो इस तरीके से होता है। अब ये प्रौढ़ था, ये पूरा समझदार है तो आराम से जा रहा है, जाना तो वही है ना, टेंशन क्या है। और जैसे ये भाग टूटा तो क्या हो गया, ये पूरा हड़बड़ा गया, अब कैसे पहुंचेंगे हम वहाँ, हमको तो वहाँ जाना है। तो क्या करेगा, अब ये बहुत तेजी से गिरेगा नीचे और तेजी से गिर के फिर तेजी से जाएगा, फिर तेजी से जाएगा, ऐसे करते करते एक नया लूप का निर्माण करता है। तो जब ये फिर से स्पीड में आता है, फिर से गति में आता है, तो इसका मतलब ये युवा हो गया, फिर से पहले समझदार था अब ये फिर से जवान हो गया है, फिर से युवा हो गया, क्योंकि इसका गति बढ़ गया। और ये गति बढ़ने का कारण क्या है, खरा ढाल जो था वो खरा हो गया। अब ये खरा ढाल क्यों हुआ, तो एंडोजेनिक फोर्स के कारण, अंतर्जात बल के कारण। पृथ्वी के भूगर्भ में यानी अंदर पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई हलचल होते है, उसके कारण जो फोर्स लगता है उसको अंतर्जात बल कहते हैं, वो एंडोजेनिक फोर्स होता है। और उसी के कारण ये भाग अवतलन हो गया, उत्थान हो गया, ये सारा चीज हो गया है, ठीक है। तो ये लगभग आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से नदी जो है पुनर्युवन करता है, फिर से युवा बन गया है, प्रौढ़ अवस्था में था फिर से युवा बन गया क्योंकि स्पीड इसका तेज हो गया, अब फिर से युवा बना। तो देखिए पहले क्या था, ये क्षैतिज अपर्दन कर रहा था, अब क्या कर रहा है, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहा है, वर्टिकल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, लंबवत, यहाँ पर कह सकते हैं ना लंबवत अपर्दन कर रहा है, लंबवत अपर्दन। कई बार ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी जो है लंबवत अपर्दन कब करता है, किस केस में, और क्षैतिज अपर्दन किस केस में करता है। तो जब नदी प्रौढ़ अवस्था में होती है तो क्षैतिज अपर्दन करती है, और नदी जब युवा अवस्था में होती है तब वो लंबवत अपर्दन का काम करता है, ठीक है, क्लियर है। ये होता है निक पॉइंट, ये निक पॉइंट होता है, और ये गिर रहा है तो ये झरना का निर्माण कर देता है, वाटरफॉल इसको कहते हैं, जलप्रपात बन जाता है, ठीक है। और ये जलप्रपात देखिए, ये तो जलप्रपात हो गया। क्षिप्रिका भी कैसे बनता है, तो अभी हमने बताया था कि ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो ऐसी था ना, पहले ऐसे था, ये इस तरीके से ऐसे जाता था और ऐसे मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे निक पॉइंट बनते गया, ये निक पॉइंट धीरे धीरे इस तरीके से बना है। तो ये धीरे धीरे निक पॉइंट क्या हुआ है, ये धीरे धीरे निक पॉइंट इसका ख़त्म हुआ। निक पॉइंट जब ख़त्म हो गया तो निक पॉइंट ख़त्म होने की वजह से क्या हुआ है, अब ये इस तरीके से ऐसे उतर रहा है ना, जल ऐसे उतरता है, तो ये क्षिप्रिका बन जाता है। ये इस तरीके से इसका नाम क्षिप्रिका होता है। और फिर धीरे धीरे इसको सोज करता है, फिर धीरे धीरे इसको मिलाता है, अपर्दन करते 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 कई साल लग जाता है, फिर इसको मिला देता है। तो ये क्षिप्रिका का निर्माण होता है,
इस तरीके से। तो एक छिपरिका कैसे बनता है, रैपिड इसको अंग्रेजी में कहते हैं, वाटरफॉल भी बन जाता है इसी कारण से। और ये जनरली क्या हो रहा है, ये पॉलीसाइक्लिक वाला काम हो रहा है ना। पहले बूढ़ा था, मतलब पहले समझदार बना, देखिए इससे पहले तो जवान होगा, युवा था, फिर समझदार बना, फिर उसके बाद युवा बना और फिर समझदार बनने का प्रयास कर रहा है। तो ये क्या चल रहा है, एक चक्र ही तो चल रहा है ना, एक साइकिल ही तो चल रहा है ना। तो इसी का नाम बहुचक्रीय होता है, इसी का नाम पॉलीसाइक्लिक कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसका नाम पॉलीसाइक्लिक कहते हैं, ठीक है। तो बहुचक्रीय यही होता है, क्लियर। तो बहुचक्रीय के कारण कई सारा स्थल आकृति बनता है, वो कौन कौन होता है उसको अभी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि बहुचक्रीय के कारण, बहुचक्रीय क्यों होता है, पुनर्युवन जब हो रहा है ना, रिजुविनेशन हो रहा है, उसके बाद बहुचक्रीय का काम हो रहा है। तो बहुचक्रीय के कारण निर्मित, बहुचक्रीय के द्वारा निर्मित स्थल का आकृति, स्थलाकृतियां। तो सबसे पहला स्थलाकृति यदि हम बात करें, देखिए सबसे पहला यदि स्थल के आकृति की यदि हम बात करें तो वो होता है संप्राय मैदान, ठीक है, या फिर उत्थित मैदान भी इसको कह सकते हैं, जो उठा हुआ होता है, ठीक है, उत्थित मैदान। अब देखिए उठा हुआ मैदान कैसे कर सकते हैं, तो अभी हमने बताया कि ये इस तरीके से ऐसे जाता है ना, तो ये भाग जब इसका टूट करके ऐसे हो जाता है, तो ये ऊपरी वाला भगवा तो ये तो बचा हुआ है ना, ये तो मैदान पूरा बचा हुआ है, ये तो फील्ड पूरा बचा हुआ है, ये खाली इतना दूर नीचे धंस गया है ना, ये नीचे धंस गया है, ये तो बचा हुआ है ना। तो ये इसके नीचे चला गया ना, नदी इसके नीचे चला गया, तो घाटी भी क्या करेगा, इसके नीचे ही बनाएगा। तो ये नीचे वाला घाटी हो गया, ये ऊपर वाला घाटी पहले था, तो ये प्राचीन हो गया ना, ये पुराना था, ये नया बना है। तो प्राचीन घाटी ऊपर हो जाता है और नया घाटी नीचे हो जाता है। तो जो नया घाटी ये बना हुआ है, तो ये एक मैदान का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि इस पर अपर्दन का काम तो किया ही होगा, जल अपर्दन का काम तो क्या रहेगा, और इस पर जो भी मट्टी यहाँ पर छोड़ करके चला गया है वो यहीं पर रह गया। तो ये एक मैदान बन गया, जिसको उठा हुआ मैदान कहते हैं, उत्थित मैदान कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, उठा हुआ मैदान या फिर उत्थित मैदान, इसका नाम हम दे रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है संरचनात्मक, संरचनात्मक सोपान, या फिर सोपान नहीं कह सकते हैं, इसको विसंगति कह देते हैं, ठीक है, विसंगति, विसंगति हो गया है। अब कैसे हुआ है, तो आप खुद समझिए ना। अब ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये इस तरीके से था, अब ये बीच में ऐसे टूट गया, ठीक है, और फिर ऐसे बन गया। तो इसका ये जो फिगर बना है, ये विसंगतियां ही तो है ना, ये टूटा हुआ फिगर है, तो विसंगति ही हुआ ना, जुड़ा हुआ तो है नहीं। तो इसलिए इसका नाम विसंगति फिगर बोला जाता है, विसंगति है, ये संरचना इसका बदल गया है, ये विसंगति है, ठीक है। तो दूसरा चीज तो ये हो गया। तीसरा यदि हम ये कहें, तीसरा पार्ट यदि हम बताएं, देखिए जैसे आपको हर चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये रिजुविनेशन के कारण जो पॉलीसाइक्लिक का क्रिया होता है, ये क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका आंसर ज़रूर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए एक तो उत्थित मैदान हो गया, दूसरा जो संरचनात्मक विसंगति हो गया, तीसरा जो अभी हमने बताया भी था, नीक पॉइंट की बात किया था, नीक पॉइंट। तो नीक पॉइंट क्या होता है, तो ये जनरली, अब इसमें कुछ बताना तो है नहीं, ये ऐसे गया और ये भाग टूट गया, ये ऐसे बना फिर ऐसे गया, तो ये नीक पॉइंट होता है। ये जो भाग होता है ना, ये भाग, ये नीक पॉइंट होता है, इसी का नाम होता है नीक पॉइंट। और ये कई सारे नीक पॉइंट बनते रहते हैं, 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 और फिर यही नीक पॉइंट यहाँ पर आकर के फिर मिल जाता है इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे करके जो है ना, ये फिर ऐसे मिलता है। तो कई सारे नीक पॉइंट बनते हैं, नीक पॉइंट की वजह से ही वाटरफॉल का निर्माण होता है, वाटरफॉल नीक पॉइंट की वजह से ही बनता है ना। ये तो क्लियर हो गया। तो तीसरा चीज़ भी क्लियर, नीक पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और भी देखते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट में हम लोग ये समझते हैं, देखिए ये तो नीक पॉइंट हो गया। अब समझते हैं
इसको कहते हैं अधः कर्तित विसर्प। अधः कर्तित विसर्प इसको कहते हैं। देखिए विसर्प क्या होता है, विसर्प क्या होता है, जरा देखिए, विसर्प कहने का मतलब नदी जो इस तरीके से ऐसे जाती है ना, इस तरीके से सांप के आकार का जैसा, तो इसको विसर्प कहते हैं। इसका जब इस तरीके से जाए नदी, ऐसे डिजाइन बना हुआ, तो इसका नाम क्या होता है, विसर्प। इसको विसर्प कहते हैं। अब हमने बताया अधः कर्तित विसर्प, ये क्या होता है, जब नदी एकदम स्लो हो जाता है। ठीक है, नदी स्लो हो जाने के कारण क्या है, आप खुद समझिए, नदी स्लो होने का कारण क्या है। एक तो कारण ये है कि वो प्रौढ़ अवस्था में चला जाता है, धीरे धीरे जब जाएगा तो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। जब प्रौढ़ अवस्था होता है ना, जब आप देखे होंगे जब जवान आदमी होता है ना, तो वो बहुत ही स्पीड से एकदम चलता है, अब लगता है जैसे मतलब एनर्जी भरा हुआ है, उस तरीके से चलता है। और जो मतलब नॉर्मल होता है, जैसे समझदार हो गया, अब बूढ़ा के टाइम वाला आ गया है आदमी, तो एकदम से एकदम ऐसे हिलते हिलते चलेगा, ऐसे चल रहा है, कोई इसको टेंशन ही नहीं है, कहीं भी घूम रहा है, आराम से ऐसे चल रहा है, जो होगा देखा जाएगा, क्या दिक्कत है, मार दिया ना, कोई बात नहीं, ये भी ले, ये भी ले, ये भी मार दे, इस तरीके से चलता है। तो एक था भैया, दूसरा मार, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई झगड़ा से क्या लेना देना, शांति से काम करते हैं। कोई गाली भी दे रहा है, कोई बात नहीं, और यही जवान आदमी को गाली दीजिए, फिर देखिए तमाशा, आप आगे आगे और वो आपके पीछे पीछे भाग रहा है पूरा गांव। तो ये जो है ना, ये इस तरीके से काम हो रहा है। तो जब प्रौढ़ अवस्था में नदी होती है, जब समझदार अवस्था में नदी होती है, तब वो विसर्प का माध्यम से अपना पानी को लेकर के जाती है। ठीक है, धीरे धीरे चलती है, और स्पीड में होगा तो सर सीने से जाएगा, ठीक है, और स्पीड नहीं होगा तो ऐसे हिलते 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 जाएगा जहाँ जाना है उसको। क्लियर है? तो ये होता है अधः कर्तित विसर्प। क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर अधः कर्तित विसर्प क्या होता है, ये तो विसर्प हमने समझा ना, विसर्प क्या होता है। तो अधः कर्तित विसर्प क्या होता है, तो ये जो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, अब ये इस तरीके से जब यहाँ पर ये जाती है, ठीक है, जब यहाँ पर निक पॉइंट बनेगा, ठीक है, ये निक पॉइंट बना, फिर यहाँ पर ऐसे गया, तो फिर तो इसका स्पीड, अब यहाँ पर स्पीड हुआ है, फिर यहाँ पर स्लो हो गया, धीरे 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 जा करके ऐसे जा रहा है फिर, ठीक है। लेकिन इस भाग में इसका जो है स्पीड तो कम हुआ है, लेकिन इसके अंदर का पानी क्या होगा, गहराई ज़्यादा हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये पानी जो इधर जाने वाला था, अब इधर न जा करके ये पानी डायरेक्टली यहाँ पर गिर रहा है, तो इस एरिया में भी गड्ढा ज़्यादा हो गया है, इस एरिया में भी। अब ये मान लेते हैं ये इस तरीके से है, तो यहाँ पर गहराई ज़्यादा हो गया ना इसके मुकाबले, ये जो ऊपरी वाला भाग था, तो इस पर जो जल ज़्यादा था, मान लेते हैं जल का लेवल ये होगा, इतना गहरा होगा, इतना गड्ढा होगा, लेकिन अब गड्ढा कितना हो गया, इतना हो गया ना, तो पानी का लेवल इतना हो गया। तो जब जल का गहराई ज़्यादा हो जाए, किसके कारण, किसके कारण, अपर्दन के कारण, अवतलन के कारण, उत्थान के कारण, ये सारा कारण है एंडोजेनिक फोर्स के कारण। जब जल का गहराई ज़्यादा हो जाए और वो विसर्प के तरह ऐसे ऐसे जाए आराम से, पानी का गहराई ज़्यादा हो जाए, मतलब उसमें पानी ज़्यादा हो जाए, तब तो उस स्थिति को, उस आकृति, वैसा जो आकृति बनेगा, उस आकृति का नाम हम लोग क्या देते हैं, अधः कर्तित विसर्प। ठीक है, उस आकृति का नाम हम लोग क्या देते हैं, अधः कर्तित विसर्प। ये हो गया। अब एक पॉइंट और समझते हैं इसी के अंदर, तो इसको ऊपर तो नहीं कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसका ये भाग ऊपर हो गया। अब देखिए यहीं पर समझते हैं 5 नंबर पॉइंट। ये पॉइंट क्या होगा, नदी वेदिका का निर्माण करता है। ठीक है, नदी वेदिका, नदी वेदिकाएं। अब ये कैसे बनती है, देखिए ये नदी वेदिकाएं कैसे बनती है। देखिए एक चीज फिर से आप समझिए, यहीं पर ये नदी जो है अब इस तरीके से चल रहा है, तो आराम आराम से जब नदी जाएगा तो फैल के जाता है। कई बार हमने बताया क्लास में, जब भी आराम आराम से जाना हो ना, स्पीड कम हो तो आराम से फैल के जाता है, आराम से ऐसे हिलते 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 जा रहा है। ठीक है, तो फैल के जाता है। अब जब वो फैल के जा रहा है और अगर वो स्पीड में होगा तो सरसिन निकल जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में,
आप खुद समझिए ना, एक एग्जाम्पल लीजिए, आप एक गिलास में पानी लीजिए, ठीक है, फिर से पानी को लेते हैं, एक गिलास में पानी लीजिए और पानी को जो है ना ऐसे कस के झोंका मारिए तो वो सर्च से निकल जाएगा, स्पीड में निकलेगा, और हो सकता है इतने एरिया के अंदर वो सारा पानी इधर चला जाए, ठीक है, इतना ही एरिया। लेकिन आप जब पानी को बस धीरे ऐसे गिराइए, ऐसे मत कीजिए, धीरे गिराइए बस, तो वो देखिएगा, वो अगर ढलान इस तरह की है, ढलान इधर है, तो वो पूरा फैल के जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे इस तरीके से पूरा फैल के जाता है। आप करके देखिए ना, बताने से क्या, आप प्रैक्टिकल कीजिए। आप पानी को ऐसे कस के एक बार फेंकिए और फिर एक बार धीरे गिराइए, तो जो धीरे गिराइएगा वो पूरा फैल के जाएगा, और जो स्पीड में गिराइएगा वो हल्का, मतलब हल्का डिस्टेंस लिए हुए, मतलब हल्का एरिया लिए हुए निकल जाएगा आगे। और जैसे आगे भी जा करके उसका जब स्पीड स्लो होगा ना तो फिर वो फैल जाएगा, देखिएगा करके आप। तो इससे होता क्या है, अब इससे हम क्या बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अब ये प्रौढ़ अवस्था में तो धीरे धीरे फैल कर जा रहा है, ये क्या जा रहा है, फैल करके जा रहा है। और फिर क्या होता है, ये जब इसका ढाल ऐसे होता है, खरा ढाल, तब ये क्या होता है, ये स्पीड हो जाता है ना, इसका जल का स्पीड बढ़ जाता है। अब जल का स्पीड बढ़ गया तो वो जो फैला हुआ था वो थोड़ा मतलब कंप्रेस हो गया, वो अब इतना सा जल जो है लेकर, मतलब इतने से एरिया में जल निकल रहा है, पहले इतना एरिया में निकल रहा था, अब इतना एरिया में, क्योंकि उसका स्पीड बढ़ गया है। अब इसको जो है ना आपको फिगर से दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि फिगर ही है जो आप जो है बेहतर से समझ पाइएगा। फिगर से देखिए, ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये नदी है, ठीक है, ये क्या है, ये नदी है, ये इस तरीके से ये नदी है, ठीक है, इस तरीके से नदी आ रही थी, ठीक है। पहले नदी ऐसे आती थी, इतना चौड़ा रास्ता से, इतना चौड़ाई था नदी का, ऐसे आती थी, और जैसे ही इसका स्पीड बढ़ गया, ये पहले स्लो चलता था तो ऐसे ही चलता था, ठीक है, और जैसे इसका स्पीड बढ़ा नदी का, तो ये क्या हो गया, अब इतना छोटा हो गया है, अब इतना में वो नदी निकल जा रहा है पूरा, ठीक है, इतना में। इसका मतलब क्या है, इसका स्पीड बढ़ा तो इतने में बढ़ गया, और ये क्या हो गया, इसका स्पीड कम था तो इतना में जा रहा था, स्पीड जैसे बढ़ा तो इतना में निकल गया। अब इससे क्या होगा, ये आपको कुछ फिगर नज़र आ रहा होगा इस तरीके से, ये आपको कुछ फिगर नज़र आ रहा होगा, ये फिगर आपको, ये जो फिगर नज़र आ रहा है ना, इसी का नाम होता है नदी वेदिका। इसी का नाम क्या होता है, नदी वेदिका, इसी को कहते हैं हम लोग नदी वेदिका कहते हैं, ठीक है, नदी वेदिका, ठीक है। कई सारे होते हैं तो नदी वेदिकाएं कह सकते हैं। सोपान के जैसा बना हुआ है ना, सोपान क्या होता है, सीढ़ी के जैसा, सीढ़ी के जैसा जब ऐसा बन जाता है तो ये नदी वेदिका होता है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गया, नदी वेदिका का निर्माण भी होता है एक, ठीक है। एक और फिगर है नदी वेदिका का ही, आप यहाँ देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं इसको, ठीक है। नदी वेदिका देखिए, ये जल इधर से देखिए ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये जल इधर से ऐसे आ रहा है, और ये देखिए ये नदी वेदिका के जैसा ऐसा बना हुआ है ना, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सीढ़ी के जैसा ऐसा बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो नदी वेदिका आपको दिख ही रहा होगा, यही होता है नदी वेदिका, ठीक है। इस पर खेती भी किया जाता है, पहाड़ी इलाका में ऐसे ही होता है, तो इस पर खेती भी किया जाता है पर्वतीय इलाका में, और इस पर अच्छा, मतलब आप आगे पढ़िएगा खेती के बारे में, जब हम बताएंगे तो आपको ये क्लियर हो ही जाएगा कि नदी वेदिका कैसे बनता है, ठीक है। कैसे बनता नहीं, मतलब नदी वेदिका पर खेती कैसे होता है, किस किस चीज़ का खेती होता है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ही। तो नदी वेदिका हो गया, यानी रिवर ट्रेसेस की बात कर रहे थे, ठीक है, रिवर ट्रेसेस, रिवर ट्रेसेस की बात कर रहे थे। अब देखिए ये तो नदी वेदिकाएं हो गया, फिर उत्थित मैदान हो गया, विसंगतियाँ हो गया संरचना का। ये क्या क्या चीज़ें हमने अब ये देखा है सारा चीज़। पहला पॉइंट संरचनात्मक विसंगति, ठीक है। दूसरा पॉइंट
दूसरा पॉइंट क्या था? उत्थित मैदान, तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा जो पॉइंट था वो नीक पॉइंट था, नीक पॉइंट। फिर कर्तित विसर्प। जब नदी विसर्प के जैसा जाए, सांप के जैसा जाए और उसका गड्ढा मतलब गहराई ज़्यादा हो जाए तो उसको कर्तित विसर्प कहते हैं। और फिर हमने बताया एक और कुछ छूट रहेगा, चार ही पॉइंट था क्या? एक था नदी वेदिका, ठीक है, नदी वेदिकाएं, चार ही पॉइंट था उसके अंदर। निर्मित स्थलाकृतियां, विसंगति, उत्थित मैदान, पूरा गड़बड़ ही हो गया, छोड़िए कोई बात नहीं। तो इतने सारे पॉइंट अभी हम लोगों ने देखा। अब इस पॉइंट को जो है अब हम लोग थोड़ा सा कुछ फिगर के माध्यम से समझते हैं। जो भी चीज़ें हैं उसको फिगर थोड़ा सा देखते हैं, फिगर से शायद समझ में आ जाए। देखिए ये जो है ये छोटा नागपुर का पाट प्रदेश है, पठार के पास जो पाट प्रदेश है वहाँ है, झारखंड के पास होता है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैदान एक बना हुआ है। ये मैदान जनरली किसके कारण हुआ है? ये मैदान बना हुआ है, ये फील्ड बना हुआ है, उठा हुआ मैदान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से जो उठा हुआ मैदान बना हुआ है, ये भी एक उठा यह है। आप आसपास की भूमि से ये तो उठा हुआ ज़्यादा है, ये भी आसपास की भूमि से और उठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये उत्थित मैदान है, ठीक है, संप्राय भूमि है ये जनरली। एक और संप्राय भूमि की बात तो हमने किया ही नहीं, हालांकि वही होता है उत्थित मैदान के अंदर जो संप्राय भूमि समान भूमि बन जाता है वही है, ठीक है, संप्राय भूमि एक बनता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये पूरा भूमि जो बना हुआ है पठार के आसपास वाले इलाका में, ये सब क्या है? ये सब भी क्या है? संप्राय भूमि ही बना हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं इस तरीके से। आप इसको भी देख सकते हैं, ये सब भूमि का ही तो निर्माण है ना, उठा उठा प्रदेश आपको दिख रहा होगा वहाँ पर, ठीक है। ये सब पठार के पास का है, छोटा नागपुर के पठार के पास वाला है, ठीक है। ये भी है, ये भी आप एक फिगर देख सकते हैं, छोटा नागपुर का ही पठार के पास का ये फिगर है, इस तरीके से दिखता है। तो ये पूरा उठा हुआ भाग है, ये जनरली झारखंड के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसका लोकेशन यदि हम आपको बता दें तो हमारा भारत के अंदर इसका लोकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, इस एरिया में। ये जो एरिया है यहीं पर, ये झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ पर आपको ये दिख ही रहा है, ठीक है। और यदि फिगर आपको हम दिखा दें तो एक और निक पॉइंट का फिगर आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये होता है निक पॉइंट, ये ऐसे जल गया और यहाँ से डायरेक्टली गिर गया, तो ये निक पॉइंट बना हुआ है, इसको निक पॉइंट कहते हैं। और ये देखिए धीरे धीरे करके ऐसे अंदर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और फिर ऐसे एक बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ये टूट कर नीचे गिर जाएगा, फिर एक निक पॉइंट बनेगा, फिर एक निक पॉइंट बनेगा। ऐसे करते करते ये फिर से अपना इक्विलिब्रियम बना लेता है नदी, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा है। तो ये आपको दिख ही रहा है, ये फिगर आप समझ गए। एक फिगर और दिखाते हैं निक पॉइंट का। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ऐसे यहाँ से जल गिरा है, और ये देखिए ये अब कुछ नहीं बचा तो ये नीचे गिर जाएगा टूट करके, फिर ये ऐसे भरेगा। ऐसे काम हो रहा है इसका पूरा, ठीक है। तो ये भी निक पॉइंट आप देख लिए। ये देखिए ये आपको थोड़ा सा दिखाते हैं क्षिप्रिका, जो हम बताए थे कैसे आराम से उतरता है जल। ये जल उतर रहा है ना नीचे की ओर, ये जल नीचे की ओर उतर रहा है, तो ये क्षिप्रिका होता है इस तरीके से सीढ़ी के जैसा। यदि ये नहीं दिख रहा तो एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं, ठीक है, क्षिप्रिका को। हालांकि वाटरफॉल भी इसको कह सकते हैं, लेकिन वाटरफॉल तो है नहीं। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं जल किस तरीके से ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे गिर रहा है, सीढ़ी के जैसा ऐसे ऐसे करके पूरा नीचे आराम आराम से उतर रहा है। ये जनरली इसी के कारण हुआ है, अवतलन के कारण हुआ है, और ये क्षिप्रिका है, ठीक है। ये वाटरफॉल के जैसा ही है,
वाटरफॉल तो आप जानते ही हैं किस तरीके से होता है। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा, ठीक है। तो हमने जितना भी टॉपिक अभी तक क्लियर किया है उसमें हमने यही देखा। सबसे पहले यदि हम उसका रिवीजन थोड़ा सा आपको बता दें, देखिए हमारा जो मेन टॉपिक था वो था भू संचलन, अर्थ मूवमेंट की बात कर रहे थे। अर्थ मूवमेंट में हमने ये देखा कि एंडोजेनिक फोर्स होता है, ठीक है, फिर एक फोर्स होता है बहिर्जात बल जिसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। एंडोजेनिक फोर्स के अंदर भी हमने देखा एक महाद्वीप निर्माण करने वाला होता है, एक पर्वत निर्माण करने वाला होता है। उसके अंदर भी हमने कई चीज़ें देखा, संवलन का स्थिति, वलन का स्थिति, फिर महाद्वीप में भी हमने देखा उत्थान अवतलन, ये सारा चीज़ें होती है। फिर पर्वत निर्माण काल में भी हमने देखा कि टेंशनल फोर्स होता है, तनावमूलक बल होता है, उसमें चटकन, दरार, ये सब भ्रंश घाटी सब बनते हैं। तो ये एंडोजेनिक फोर्स के अंदर हमने देखा। फिर एक्सोजेनिक फोर्स में हमने आया बहिर्जात बल के अंदर, तो उसमें हमने देखा कि अपर्दन का स्थिति होता है, अनाच्छादन बनता है, अपक्षय का स्थिति होता है, अपक्षय का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारे राज्य व्यवस्था पर क्या महत्व है, ठीक है, या हमारे राष्ट्र पर क्या महत्व है, उसका अर्थव्यवस्था पर क्या महत्व है, ये सारा चीज़ें हमने देखा। फिर हमने देखा कि अनाच्छादन जो बनता है, डेन्यूडेशन जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो अपर्दन और निक्षेपण को अगर मिला करके देखते हैं तो अनाच्छादन होता है। तो अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया से कई सारे स्थलाकृतियां बनते हैं पृथ्वी के ऊपर, जिसमें नदियों के द्वारा अलग बनता है, हिमानियों के द्वारा कुछ अलग बनता है, वायु के द्वारा कुछ अलग बनता है, शुष्क जो सूखा प्रदेश होता है, शुष्क प्रदेश जिसको मरुस्थल प्रदेश कहते हैं, उसमें कुछ और बनता है। तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। सागरीय तरंगों के बारे में क्या क्या हमने डिस्कस किया, उससे कौन कौन सा मतलब बनता है, स्टेक कैसे बनता है, मेहराब कैसे बनता है, समुद्री गुफा कैसे बनता है, पुलिन का निर्माण कैसे होता है, ये सारा चीज़ हमने देखा। फिर हमने आज की क्लास में ये देखा कि रिजुविनेशन के कारण, पॉलीसाइक्लिक के कारण कई सारे आकृति बन रहे हैं, ठीक है, उत्थित मैदान बन रहे हैं। तो ये सारा चीज़ हमने आज की क्लास में ये डिस्कस किया है। तो लगभग ये सारा टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो चुका है, अर्थ मूवमेंट्स, ठीक है। अर्थ मूवमेंट्स पढ़ने से ये हमको तो क्लियर हो गया कि जो इतने सारे चीज़ें बनते हैं पृथ्वी के ऊपर वो किस कारण से होते हैं। एंडोजेनिक फोर्स काम करता है, एक्सोजेनिक फोर्स काम करता है, कई सारे फोर्स के बारे में भी हमने इस पूरे टॉपिक में पढ़ा। तो ये सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को समझेंगे ताकि हमारा एग्जाम में जो है और बेहतर स्थिति हो पाए, क्योंकि पढ़ाई तो हो ही गया। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यदि सॉल्व कर ले, यदि क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो चुका होगा, आपके अंदर ये क्षमता डेवलप हो चुका होगा कि आप उस क्वेश्चन से मतलब भली भांति जो है परिचित रहेंगे, ठीक है। तो सारा चीज़ क्लियर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।